Hello and welcome all my dear student to very special lecture series for होमी बाबा and नीट फाउंडेशन। तो ये पार्ट 2 है इनसाइड द एटम का। तो ये लेक्चर को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 जरूर देख लेना और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। बहुत जबरदस्त वीडियोस वहां पर बहुत मेहनत से हमने आपके लिए बनाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटम के बारे में बहुत सालों पहले शुरुआत हो गई थी। लोगों ने अलग अलग चीजें अपने अपने ओपिनियन एटम के बारे में दे दिए। इसमें सबसे पहला एफर्ट लगाया था डाल्टन ने। डाल्टन के बाद कौन आए? थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखा है। उसके बाद रुदरफोर्ड आए। उसके बाद बोहर ने एक सेटिस्फैक्टरी मॉडल दिया। ठीक है, तो अब एटम का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एटम को डिवाइड किया होता है 2 पार्ट्स में। अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम को डिवाइड किया होता है 2 पार्ट्स में। तो पहला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और सराउंडिंग में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, सेंटर में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और उसको छोड़ के जो एम्प्टी स्पेस होता है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, जिसको हमने हमारे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखा था। जब ने हम गोल्ड फिल्म पे अल्फा रेज डाले तो सारे रेज आर पार चले गए। इससे क्या प्रूव हुआ? एनिमेटेड वीडियो देख लेना, द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फेसबुक पेज हमारा। ठीक है, तो उसमें क्या प्रूव हुआ था कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? एम्प्टी। तो सिंपली जो एटम होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो सेंटर का होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और जो न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारा पार्ट होता है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है प्रोटॉन, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते हैं। एक चीज याद रखो, प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डेस्टाइन ने। किसने? गोल्डेस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया चार्डविक ने। चार्डविक नाम के साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। सिर्फ बेसिक आइडिया बता रहा हूं, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे हम। सिंपल सी चीज है, जो एटम होता है, एटम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। सेंटर में जो पार्ट होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, एक डेंस पार्ट होता है जिसमें 20,000 में का एक रे गिर के वापस आ जाता है, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। और ये जो एम्प्टी स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो न्यूक्लियस की स्पेशलिटी क्या है? न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब बेसिक बेसिक चीजें समझो। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है ये। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक स्पेशल पाथ में घूमते हैं अलोंग द न्यूक्लियस, दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। सो दिस इज द रफ आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या याद रखना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 चीजें याद रखनी है। एक तो न्यूक्लियस होता है, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन होता है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 2 तरह के पार्टिकल होते हैं। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में अलग अलग पाथ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते हैं, दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट और शेल। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट और शेल। ठीक है, अब इसके बाद जो 2 पार्ट है, अब ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने तरह के पार्टिकल हैं? 3 तरह के पार्टिकल हैं। एक है प्रोटॉन, प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी पोजीशन देख लेते हैं, कहां पे होते हैं ये। ओके, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। पोजीशन कहां पे होते हैं? तो प्रोटॉन कहां पे होता है? प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहां पे होता है? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहां पे होता है? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहां पे होता है? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में रिवॉल्व होता है, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर path which is called ऑर्बिट। उसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में घूमता है,
दिस पाथ इज कॉल्ड एज, इस पाथ को क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं चार्ज। चार्ज तो हमेशा याद रखना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव ना निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया पोजीशन, ये हो गया चार्ज। उसके बाद बढ़ते हैं मास पे। मास तो प्रोटॉन को जो मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.67, थोड़ा सा ज्यादा होता है, 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन ये सबसे हल्का होता है 9.01 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है ना, इतना बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है। और हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से 1800 टाइम हल्का होता है। प्रोटॉन से कितना, 1800 टाइम हल्का होता है, वो देखेंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चार्ज कितना होता है, चार्ज कितना होता है, हमेशा याद रखना चार्ज कितना होता है, टाइप ऑफ चार्ज। तो इस पे प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलोम। कुलोम यूनिट होता है चार्ज मेजर करने का। ठीक है, कुलोम भी साइंटिस्ट का नाम है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमेंटरी चार्ज। कौन सा चार्ज, एलिमेंटरी चार्ज, एलिमेंटरी चार्ज बोलते हैं इसको। ठीक है, अब न्यूट्रॉन पे तो जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं होता तो जीरो रहेगा। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के जितना ही, लेकिन माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम, इतना चार्ज होगा। तो जितना प्रोटॉन पे चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव है। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट चार्ज कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आया। तो अब इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या बढ़िया से इसको समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे नोट्स है जो आपको बहुत ज्यादा काम आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट के बाद इसको आराम से बाद में पॉज करके लिख लेना या स्क्रीनशॉट को अच्छे से नोट कर लेना। आप समझने की कोशिश करो। होता क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखो एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू पार्ट्स। एटम के दो पार्ट होते हैं। ये जो स्फेरिकल पार्ट होता है ना, इसको एटम बोलते हैं। एटम के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियस ये जो सेंटर में होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो कुछ भी एम्प्टी स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। सेंटर में जो होता है उसको बोलेंगे न्यूक्लियस और बाकी का सारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। उसके बाद एटम कंटेन 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम में पहले तो क्या माना गया कि भाई एटम इनडिस्ट्रक्टेबल है, ऐसा किसका मानना था, डाल्टन का। लेकिन बाद में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट हुए, अलग अलग लॉजिकल कंक्लूजन निकाले गए अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, और बताया गया कि एटम में 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल। एंड विच आर दे आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एटम। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये जो एम्प्टी स्पेस है जिसको आप क्या बोल रहे हो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इस रीजन के सर्कुलर पाथ में ये इलेक्ट्रॉन घूमता है एंड दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट और शेल। इसकी डेफिनेशन आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम में कितने तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देख लो, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो लगभग 99% मास जो होता है एटम का वो कहां पर छुपा हुआ है, न्यूक्लियस में छुपा हुआ है। और बाकी सारा एम्प्टी स्पेस होता है, सिर्फ उसमें कुछ सर्कुलर पाथ पे एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, तो सारा मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कंटेन 2 सब एटॉमिक पार्टिकल। टोटल एटम में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल है, 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो उसमें के 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस कंटेन 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 2 सब एटॉमिक पार्टिकल कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, तो अब पहले प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सिंपल सी चीज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का सिंबल कैपिटल P होता है। प्रोटॉन कहां पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन का मास कितना है, इतना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इट्स मास, और इसको ही क्या बोलते हैं, 1U। यू का यू मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, अब ये 12th में आएगा, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट।
या इसको क्या बोलते हैं डाल्टन। डाल्टन ने थोड़ा सा इसके डिस्कवरी के लिए कंट्रीब्यूट किया था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे डाल्टन। नाम क्या रखा गया डाल्टन, और डाल्टन का सिंबल क्या होता है यू। तो डाल्टन का सिंबल तो डी होना चाहिए सर, यू क्यों? तो यू क्या होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, या उसको हम क्या बोलते हैं डाल्टन। और ये जो मास होता है मास ऑफ वन प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, नो न्यूट्रॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन को बेसिक मान लेते हैं, पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। तो इसका मास ऑलमोस्ट कितना होता है हाइड्रोजन के एक एटम के मास जितना होता है। तो ऑल एलिमेंट्स कंटेन प्रोटॉन। हमारे पास अभी अभी कितने एलिमेंट है 119, आपके पीरियोडिक टेबल में 1 से 18 है, लेकिन रिसेंटली एक नया एलिमेंट भी डिस्कवर हुआ है। तो 119 के 119 एलिमेंट में प्रोटॉन 100% होते हैं। तो प्रोटॉन पे चार्ज तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कितना होता है अगर ऐसे पूछोगे तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। और 12th के लिए नीट के लिए याद रखना, इसकी डिस्कवरी ये जो चार्ज की वैल्यू है कौन से एक्सपेरिमेंट में पता हुई थी? मिल्लिकन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसका एक्सपेरिमेंट का नाम था मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि आप इंजीनियरिंग लेवल में पढ़ोगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की है कि भाई ये चार्ज कौन से एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर हुआ? तो ये चार्ज मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटॉन। अब आपको अगर पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का याद रखना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उस पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है। इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। ये कहां पर प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में। कहां पर होगा? न्यूक्लियस में होगा। मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन, ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन के, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखोगे तो 1.67। आपसे पूछा जाए कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में वजन कौन है, तो आप बोलोगे सर ऑलमोस्ट इक्वल। फिर भी ज्यादा किसका होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है 1U 1 डाल्टन या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देख लो 1.66 1.67 तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ज्यादा किसका होता है? न्यूट्रॉन का। इसको भी क्या बोलेंगे 1U यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट या डाल्टन, उसको क्या बोलेंगे डाल्टन, उसका यूनिट होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें किसकी हो गई? न्यूक्लियस की। अब बढ़ते हैं रिमेनिंग स्पेस में, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो एटम का जो पार्ट न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी का जो पोर्शन है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम, बचा हुआ पार्ट अदर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है एटम का उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में अलग अलग ऑर्बिट या शेल होते हैं। अब ऑर्बिट या शेल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है, इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में एक सर्कुलर पाथ पे वो घूमता है। दैट सर्कुलर पाथ, दैट गोल गोल पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट और या फिर शेल, ऑर्बिट या शेल उसका नाम होता है। तो जो थर्ड एलिमेंट्री पार्टिकल है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं? ये निगेटिवली चार्ज होता है। जैसे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज था, ये निगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा, लेकिन निगेटिव होगा। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये मैग्नीट्यूड किस एक्सपेरिमेंट से पता चली? कैसे? इसकी आपको जरूरत नहीं है, मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब इसका जो मास होता है ये होता है 9.01 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, मतलब सबसे हल्का होता है। इसका मास ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। इसीलिए हमने क्या बोला कि 99% मास एटम का कहां पर होता है? न्यूक्लियस में। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका मास बहुत ज्यादा हल्का होता है कंपेरेटिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसके मास को हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इतना कम होता है वो। तो 99% मास तो एटम का कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। इसका सिंबल होता है छोटू ई, स्मॉल ई। इन एटम, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो उसका आंसर क्या लिखोगे आप? इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और हाउ टू आइडेंटिफाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने देखा ना, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए तो न्यूट्रल होता है। तो जितना ही प्रोटॉन का नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा।
तो इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय झड़, हमेशा से याद रखना, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय झड़। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, लिखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। अब वेरी सिंपल देख लो, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 1 है। हेलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, 5। इसके आगे बढ़ोगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, नियॉन। ओके, तो कार्बन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं, 6, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 6। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 8। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, हेंस इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, 9। नियॉन में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर भी 10। उसके बाद आगे बढ़ोगे, सोडियम, ओके, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। सोडियम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर भी 12। एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 13, एटॉमिक नंबर भी 13। सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर भी 14। फास्फोरस में 15 प्रोटॉन होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, हेंस उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, 15। ठीक है, तो आई होप इसको आइडिया आपको क्लियर हो गई होगी कि एटॉमिक नंबर मतलब उस एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो प्रोटॉन का नंबर है या फिर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है उसके ही नंबर को क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किस सिंबल से डिनोट करते हैं, झड़ से। किससे, झड़ से। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर झड़। अब उसके बाद आ जाता है एटॉमिक मास नंबर। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, एटॉमिक मास नंबर। अभी एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, तो रफली आप कंसीडर कर सकते हो कि एटॉमिक मास नंबर मतलब मास ऑफ एटम। तो मास ऑफ एटम कैसे होता है, देख लो, हमने क्या सीखा कि एटम में 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, 2 रीजन होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का मास 1 U होता है, 1 डाल्टन। न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट 1 U होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.01 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो हमेशा याद रखना, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1/1800 टाइम्स, मतलब 1800 टाइम्स कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन से। दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है ना, तो न्यूट्रॉन के मास से या प्रोटॉन के मास से 1800 टाइम कम होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को ऑलमोस्ट निग्लेक्ट कर सकते हैं, और हम क्या बोलते हैं कि एटम का सारा मास 99.99% मास कहां पे होता है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस का मास मतलब एटम का मास। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास नंबर। एंड एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल ए, कैपिटल ए। तो क्या बोलेंगे, देख लो, द टोटल नंबर ऑफ, लिखो, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड neutron present in nucleus of an atom is called atomic mass number। एटॉमिक मास नंबर, उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास नंबर। एंड एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय
ए, उसको क्या बोलेंगे ए। तो अब सपोज मैं क्या बोल रहा हूं, अब सपोज मैं क्या करूंगा, इसका सपोज मैंने क्या लिया, एक एलिमेंट ले लिया, सपोज सोडियम। तो सोडियम के बारे में हमेशा याद रखना, सोडियम में प्रोटॉन होते हैं 11, इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर से न्यूट्रॉन नंबर का कोई लेना देना नहीं होता, हमेशा याद रखना, अलग होते हैं वो, याद रखने की जरूरत नहीं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, 100% ये करेक्ट होगा, हर एलिमेंट के लिए फॉलो होगा, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर का और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर का कोई रिलेशन नहीं होता, वो कोई इसके फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि यहां पर इसमें 12 न्यूट्रॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन या जितने इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर आएगा 11। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बराबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने, प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन 12, 11 प्लस 12 कितना, 23, तो इसका मास नंबर कितना आया, 23 आया। ठीक है, अब कार्बन के लिए चलते हैं। कार्बन के लिए क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं 6, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां पर कोइंसिडेंटली न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, कोइंसिडेंटली, अब इक्वल का नहीं, जैसे कि यहां पर 12 है, 11 11 12, 6 6 6 आया, लेकिन कंपलसरी होता है क्या उतने ही होना, नहीं, सिर्फ रिलेशन कहां होता है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन इट इज नॉट कंपलसरी दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसा कंपल्सन नहीं होता। ठीक है, तो ये स्पेशल नंबर होता है इसका। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6, और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 6 प्लस 6 कितना, 12, तो 12 क्या हो जाएगा, इसका मास नंबर हो जाएगा। और एक एक ले लेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी कोइंसिडेंटली न्यूट्रॉन भी 8 ही होते हैं, न्यूट्रॉन भी 8 ही होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा, 8, और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 8 16, तो इस तरह से ये सारी चीजें आ जाती। ठीक है, समझ गया, तो इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर। अब इसके बाद किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की एक स्पेशल मेथड होती है। सपोज कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट का सिंबल, इस एलिमेंट का सिंबल है इस एलिमेंट का, सपोज यक्स। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कार्बन, कौन सा एलिमेंट, कार्बन, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी, सबको पता है। अब उसके बाद इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर डिनोटेड होता है झड़ से, कितना, झड़ से। फॉर एग्जांपल कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका जो एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। फॉर एग्जांपल कार्बन का जो एटॉमिक मास नंबर होता है, दैट एटॉमिक मास नंबर इज 12, कितना, 12। तो कोई भी एलिमेंट जिसका सिंबल यक्स है, उसके लेफ्ट हैंड साइड के बेस में उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ होता है, और ऊपर यहां पर इसका मास नंबर लिखा होता है, हमेशा याद रखना, एटॉमिक मास नंबर लिखा हुआ होता है। तो ये सिंबल उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक मास नंबर। फॉर एग्जांपल कार्बन 612, तो क्या पता लगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, एटॉमिक मास नंबर कितना है, 12। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास नंबर 35। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास नंबर 16। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक मास नंबर 52। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास नंबर 23। मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, एटॉमिक मास नंबर 55। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास नंबर 235। समझ आया, तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपको अब एलिमेंट दिया जाए कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और एक ले लेंगे 7, तो ये आपको एलिमेंट दिए गए हैं, तो आपको बोला जाए कि इसमें के नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करो, तो आप आसानी से पता कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, ये होता है यक्स, इसका सिंबल, यहां पर होता है यहां पर होता है झड़, दैट इज एटॉमिक नंबर, मतलब ये प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, और यहां का होता है ए, मतलब ये क्या होता है, दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर होता है ना, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, तो ये ऊपर वाला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो एक एक से एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन 1735,
तो ये 17 क्या है? एटॉमिक नंबर। झड़ ऑफ क्लोरीन इज 17। तो जितना झड़ होता है उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 17। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 17। ऊपर वाला क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये क्या है? प्रोटॉन। तो मैं क्या करूंगा? ए माइनस झड़ करूंगा। तो ए मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, माइनस झड़ मतलब प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसिल, तो क्या है? न्यूट्रॉन। तो ए माइनस झड़ अगर करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे। समझ में आया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या 35 माइनस 17, 35 माइनस 17 तो क्या आएगा? 15 में से 7 गए 8 और 2 में से गया 1, 18। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता है। ठीक है। तो ऊपर वाला मास नंबर होता है। मास नंबर मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो अब क्रोमियम, क्रोमियम में देख लो सेकंड वन। क्रोमियम में, क्रोमियम में प्रोटॉन कितने होंगे? 24। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। और ये 52 में से अगर 24 चले गए, 52 में से अगर 24 चले गए तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बिकॉज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। व्हाई? बिकॉज ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस करेगा तो बचेगा क्या? न्यूट्रॉन। तो दो में से नहीं जा सकते। 12 में से 4 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 28 न्यूट्रॉन। तो क्रोमियम में क्या है? क्रोमियम में 28 न्यूट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन और 24 प्रोटॉन है। अब मैग्नीज में इतने प्रोटॉन, 25 प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, 25 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे? 55 माइनस 25। समझ रहे हो? 55 माइनस 25। बिकॉज ये क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 55 माइनस 25, 5 में से 5 गए 0, 5 में से तो 30, 30 न्यूट्रॉन। तो मैग्नीज में 25 प्रोटॉन, 25 इलेक्ट्रॉन और 30 न्यूट्रॉन है। ठीक है। यहां पर आ जाओ। यहां पर एटॉमिक नंबर मतलब ये प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं? 8। तो प्रोटॉन होंगे 8। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन 8, और न्यूट्रॉन ये माइनस ये 16 माइनस 8। तो यहां पर कोइंसिडेंटली 8 आए, लेकिन इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर दोनों रिलेटेड है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर का और प्रोटॉन नंबर का, न्यूट्रॉन नंबर का और इलेक्ट्रॉन नंबर का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद यूरेनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने होंगे? ये 92। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। कितने? 92। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 235 माइनस 92। तो 5 में से 2 गए 3 बचते, 13 में से 9 गए 4, बराबर ना? 13 में से 9 गए 4, 1 में से 1, 143। 143 क्या है? इसमें न्यूट्रॉन है। ओके। अब कार्बन के बारे में, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन 6, और न्यूट्रॉन 12 माइनस 6, तो ये भी कितने आ जाएंगे? 6 ही आ जाएंगे। तो इस तरह से प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर आप पता कर सकते हो। अब इसके बाद आपको ये 4 वर्ड केमिस्ट्री में बहुत बार आएंगे। एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड। जैसे कि समझ लो हाइड्रोजन बोला जाए तो क्या क्या लिख सकते हो आप? H, H2, H प्लस। क्लोरीन कहा जाए तो Cl, Cl2, Cl माइनस। और हाइड्रोजन क्लोराइड बोला जाए तो HCl। तो पहले तो कंपाउंड, एक तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, दोनों में से एक होगा। दोनों नहीं हो सकता। एक तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, एक तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। तो ये H मतलब एटम, एक ही होगा, इंडिविजुअल, तो उसको बोलेंगे एटम। दैट इज कॉल्ड एज एटम। जब 2 एटम मिल जाते हैं तो वो बनता है मॉलिक्यूल। वो बनता है मॉलिक्यूल। वो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज्यादा मिल जाते हैं तो वो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। जैसे कि फास्फोरस P4, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, और P एटम है। फास्फोरस का एटम, फास्फोरस का मॉलिक्यूल। जरूरी नहीं कि 2 ही आ जाए। जैसे सल्फर, यस एटम है, यस एटम है, यस 8 मॉलिक्यूल है, यस 8 मॉलिक्यूल है। 8 एटम मिलने के बाद एक मॉलिक्यूल बना। Cl एटम है, Cl एटम है, Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है सर? दिस इज कॉल्ड एज आयन। अब ये आपके टॉपिक यहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे। 2 तरह के आयन होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इलेक्ट्रॉन देने या लेने के बाद ये बन जाता है, इस पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाता है, इसको आयन बोलते हैं। ये अभी हमारे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, इसको समझ में नहीं भी आया तो छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। ओके। तो ये हो गया एटम, ये भी एटम, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये एटम, ये एटम, ये मॉलिक्यूल। अब देख लो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें
एक ही तरह के एलिमेंट हो, एक ही तरह के एटम हो, उसको बोलेंगे एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, 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 लेकिन ये एलिमेंट नहीं रहा। अगर इसको एलिमेंट बोलोगे तो किसका एलिमेंट भाई? हाइड्रोजन का या क्लोरीन का। दो आ गए ना उसमें, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो ये बन गया कंपाउंड। तो कंपाउंड कैसे बनता है? जब एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। जैसे कि सपोज H2SO4 बराबर सल्फ्यूरिक एसिड नाम होता है इसका, सुना होगा आपने, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब ये क्या है? ये कंपाउंड है। क्यों? बिकॉज इसमें हाइड्रोजन का एटम है, सल्फर का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। तो 2 से ज्यादा टाइप के अगर एलिमेंट मिल गए तो इससे मिल जाएगा कंपाउंड। क्या मिल जाएगा? कंपाउंड। समझ में आया? समझ में आया? जैसे कि कार्बन एटम है, कार्बन एटम है, ओके। उसके बाद Br एटम है, Br एटम है, लेकिन Br2 मॉलिक्यूल है, Br2 मॉलिक्यूल है। और एलिमेंट कंपाउंड पता करना है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, एक ही तरह के एटम है ना। लेकिन अगर HBr बोला जाए, HBr बोला जाए तो ये हाइड्रोजन का एटम या एलिमेंट, ये ब्रोमीन का एटम या एलिमेंट, और दो तरह के एलिमेंट अगर मिल गए तो वो बनेगा कंपाउंड। क्या बनेगा? कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली आपको पता करना होता है कि दिया हुआ कंपाउंड एटम है, मॉलिक्यूल है, या एलिमेंट है या कंपाउंड है, एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो लॉजिकली आपको समझना है। तो H2O क्या होता है? H2O ये वाटर होता है, इसको क्या बोलेंगे? वाटर, पानी। ठीक है ना। तो ये क्या है? एटम है या मॉलिक्यूल है? अब एटम बोलने एक है क्या? नहीं, तो ये एटम नहीं है। ठीक है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है ये? मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, बिकॉज एक से ज्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट है या कंपाउंड? अब एटम नहीं है मतलब मॉलिक्यूल है, ओके। अब एलिमेंट है या कंपाउंड? एलिमेंट एक तरह का है क्या? नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो है ना, तो एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है। क्या है? कंपाउंड है, बिकॉज दो तरह के एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहां पे आ जाओ, आराम से समझो हम। अब O2 एटम है क्या? नहीं, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन। तो सर ऑक्सीजन का एटम क्या होता है? अगर O होता, O, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, बिकॉज एक ही है ना। अब ये मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूल। O2 है ना, अब एटम नहीं है मतलब क्या रह बच जाता है? मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट है या कंपाउंड? तो कितने तरह के? एक ही तरह का है ना, ऑक्सीजन O सिर्फ O है, तो दिस इज द एलिमेंट, नॉट कंपाउंड। जैसे H2O, H अलग O अलग, तो वो क्या हो जाता? कंपाउंड हो जाता। ठीक है। अब उसके बाद He, हेलियम, तो हेलियम एक ही है ना, वैसे मत बोलो H अलग और E अलग, नहीं, एक ही सिंबल है, हेलियम, एलिमेंट, ये एटम है, दिस इज द एटम। मॉलिक्यूल है क्या? नहीं, एटम और मॉलिक्यूल दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो ये एटम है। ये क्या है? एटम। अब एलिमेंट है या कंपाउंड? कितने टाइप का है? देखो एक ही टाइप का है ना, तो ये क्या है? एलिमेंट है। कंपाउंड है क्या? नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते। H2, आराम से समझो। तो H2 एटम है क्या? नहीं, दो है ना, तो ये है मॉलिक्यूल। ये क्या है? मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। और एटम होता तो H क्या है? एटम है। H क्या है? एटम है। H2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। अब ये एलिमेंट है या कंपाउंड है? एक ही तरह के एटम है ना, तो ये हो गया एलिमेंट। कंपाउंड है क्या? नहीं, दोनों नहीं हो सकते, एक तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। अब इसके बाद NH3, अभी एटम है क्या? नहीं, 3 और 1 4 हो गए ना, 4 है, तो ये एटम नहीं है। मॉलिक्यूल, एटम नहीं है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल होगा। NH3 क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। NH3 इज अ मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट है या कंपाउंड है? एक ही तरह का है क्या? नहीं, तो एलिमेंट नहीं हो सकता। बचा क्या फिर? कंपाउंड। तो ये अमोनिया कंपाउंड है। इसका नाम क्या होता है? अमोनिया। हमेशा याद रखना, इसका नाम होता है अमोनिया। याद कर लो, ये अमोनिया का फॉर्मूला है। ये हेलियम है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है। अब ये N2 क्या? नाइट्रोजन। तो एक है या दो है? दो है ना भाई, दो है, मतलब ये एटम नहीं हो सकता, ये है मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल। एटम क्या होगा? N होगा तो उसको हम एटम बोलेंगे, एक ही होगा तो एटम। एटम हमेशा एक होता है, याद रखना, एक मतलब एटम, एक ही तरह का एटम। एक दो मिल जाए तो उससे बनता है मॉलिक्यूल। एटम नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। और एक ही तरह के एटम होंगे तो एलिमेंट, और एक तरह के नहीं होंगे तो कंपाउंड। जैसे कि N2 एक ही तरह के है ना भाई, एक ही तरह के, इसलिए ये एलिमेंट है। एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, एलिमेंट का एटम है, एलिमेंट का एटम है। हेलियम एलिमेंट का एटम है। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना जो कंपाउंड है। दो तरह के एटम है ना, इसलिए वो कंपाउंड। तो नाइट्रोजन क्या है फिर? एलिमेंट हो गया, मतलब ये कंपाउंड नहीं हो सकता। अब CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से मिला, इसका नाम होता है मीथेन। इसका नाम क्या होता है? मीथेन। अब मीथेन मतलब 4 और 1 5 एटम है ना, तो ये एटम नहीं हो सकता, ये मॉलिक्यूल है। 5 एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना। एक से ज्यादा हो गए
कि वो बन जाएगा मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट है या कंपाउंड, एक ही तरह के है क्या? नहीं, अलग अलग है, हाइड्रोजन अलग कार्बन अलग, तो ये एलिमेंट नहीं हो सकता, ये होगा हमारा कंपाउंड। क्या हो जाएगा? कंपाउंड। उसके बाद ये ऑर्गन, ऑर्गन एक ही है ना, एक ही है ना भाई, ए आर एक ही होता है वो सिंबल, ऑर्गन ऑर्गन ए आर, तो एक ही है इसलिए एटम होगा, एटम है तो मॉलिक्यूल नहीं होगा। अब ये एक ही तरह का है इसलिए इसको एलिमेंट बोलेंगे। अब ये कंपाउंड होगा क्या? नहीं, कंपाउंड नहीं होगा। अब ये नियॉन, नियॉन एक ही है ना, एक ही है, इसका मतलब ये एटम है, एटम होगा तो मॉलिक्यूल नहीं होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा। अब एक ही तरह का है इसलिए एलिमेंट होगा, एलिमेंट है तो कंपाउंड नहीं हो सकता। उसके बाद क्लोरीन, दो है ना, दो है तो एटम नहीं हो सकता, क्या होगा? ये मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। अब मॉलिक्यूल में एलिमेंट है या कंपाउंड है? तो एक ही तरह का है ना, क्लोरीन, सारे क्लोरीन है, तो ये एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा क्या? नहीं। तो एलिमेंट कंपाउंड डिसाइड करते वक्त एक ही तरह के एटम होंगे तो दैट इज एलिमेंट, और एक से ज्यादा तरह के होंगे तो कंपाउंड। जैसे कि पानी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो तरह के है ना, तो ये कंपाउंड। जैसे कि मीथेन, कार्बन हाइड्रोजन दो तरह के, कंपाउंड। जैसे कि अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो तरह के, कंपाउंड। लेकिन अगर एक ही तरह के है, ज्यादा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, H2 ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, एक ही है और एक ही तरह का है, एटम भी है एलिमेंट भी। तो आई होप आपको ये आइडिया समझ में आ गई होगी, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एटम और मॉलिक्यूल दोनों में से एक होगा, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों में से एक होगा। एटम भी मॉलिक्यूल भी दोनों नहीं हो सकते, एलिमेंट भी कंपाउंड भी दोनों नहीं हो सकते। अब इसके बाद अभी तक बेस्ड जो नॉलेज हमने ग्रैब किया है उस पर ये कुछ क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं। पॉज करके पहले ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। हो गया? चलो, ये कॉलम मैच करने हैं आराम से, कोई भी बता सकता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रल। कैसे होते हैं? न्यूट्रल। अब ये अलग है। तो थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन। रुदरफोर्ड का क्या है? स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट है, देखा है हमने डिटेल में। चार्डविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, और बोहर ने रुदरफोर्ड को करेक्ट किया था, और बोहर ने क्या बोला था कि वेल डिफाइंड ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त एनर्जी इमिट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट। अब इसका न्यूट्रॉन नंबर पता करना है, हमें पता है ये एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन कितने होंगे? 11। मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे? 23। कितने होंगे? 23। तो न्यूट्रॉन पता करना है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11, इसमें से ये माइनस करो तो प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसिल, 23 माइनस 11 कितना हो जाता है? 12। तो न्यूट्रॉन कितने इसमें? 12। तो मास नंबर में से या एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करो तो न्यूट्रॉन नंबर मिल जाता है। तो इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा? 14 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा? 8, सिंपली 8। ओके, 6 चले गए तो कितने बचते? 8। इसका क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन नंबर 37 माइनस 17, तो ये क्या हो जाएगा? 20। इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा? 20। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इनके बारे में हम सीखते हैं। तो हमेशा याद रखो, हमने अभी अभी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, तो इसमें हमने देखा एटम के दो पार्ट होते हैं। जो सेंटर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। अब ये जो रीजन होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इस रीजन में कुछ स्पेसिफिक पाथ पे ही इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं, दैट स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस के नजदीक जो पहली ऑर्बिट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन विदाउट एनर्जी इवोल्यूशन घूमता है, एनर्जी बाहर न डालते हुए घूमता है, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्बिट। उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट। उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट। उसके बाद की जो ऑर्बिट होगी उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्बिट। उसको क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्बिट। उसके बाद की जो होगी उसको बोलेंगे थर्ड ऑर्बिट। उसको क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्बिट। तो इस तरह से ऑर्बिट हमारे बढ़ते जाएंगे, और फाइनली उसके बाद जो होगी दैट इज कॉल्ड एज फोर्थ ऑर्बिट। उसको क्या बोलेंगे? फोर्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एक नंबर फिक्स किया गया जिसको बोला गया ऑर्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर एन, डिनोटेड बाय लेटर एल। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ऑर्डिनल नंबर होता है 1, वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल नंबर होता है 2, ऑर्बिटल नंबर, एन को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल नंबर। कितना होता है? 2। थर्ड ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल नंबर होता है 3। फोर्थ ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल नंबर होता है 4। कितना होता है? 4। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सिंबल होता है के, सिंबल होता है के। सेकंड ऑर्बिट के लिए सिंबल होता है यल। थर्ड ऑर्बिट के लिए सिंबल होता है यम, के एल एम। और फोर्थ ऑर्बिट के लिए सिंबल यूज किया जाता है एन। तो जब भी आपसे बोला जाए के शेल, उसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, पहली शेल जिसका ऑर्डिनल नंबर कितना है? 1। जब भी आपसे बोला जाए सेकंड ऑर्बिट या यल शेल या यल ऑर्बिट,
तो उसका मतलब है सेकंड ऑर्बिट और उसका ऑर्बिटल नंबर होता है 2। जब भी आपसे बोला जाए यम शेल, कैपिटल यम शेल, उसका मतलब उसका ऑर्डिनल नंबर है 3, दैट इज थर्ड शेल। और जब भी आपसे बोला जाए यन शेल, उसका मतलब होता है यन इज इक्वल टू 4 और उसका मतलब होता है फोर्थ शेल, उसका नंबर होता है फोर्थ शेल। मतलब यन ऑर्बिट का, यन शेल का ऑर्डिनल नंबर कितना है 4, यम शेल का 3, यल शेल का 2, के शेल का 1। तो के एल एम एन ओ पी ऐसे उसके शेल के नाम होते हैं। ठीक है, तो चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑर्बिट में अलग 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 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। अब हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं मैक्सिमम, इसका एक फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला इज 2n²। क्या 2n², n मतलब ऑर्डिनल नंबर। तो कहां से आया सर ये फॉर्मूला? ऑब्जर्वेशन से आया। साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के सारे आइटम स्टडी किए, सारे सिंबल के सारे स्ट्रक्चर स्टडी किए और उन्होंने क्या किया, एक पैटर्न उन्हें ऑब्टेन हुआ और पैटर्न कौन से फॉर्मूले में बैठा, 2n²। इस हिसाब से पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, जिसके लिए n कितना है 1, तो 2 इंटू 1² 2 इंटू 1² का आंसर कितना आएगा 2। तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो ऑर्बिट फुल भर जाएगी। दूसरे ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 2, यहां पर 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। अब इसको और आगे में डिटेल में देखेंगे हम। ठीक है, पहले ये समझ लो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेबल शेल, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमते हैं उस ऑर्बिट में घूमते वक्त वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर नहीं डालता, ऐसे ऑर्बिट को बोलते हैं स्टेबल शेल या स्टेशनरी शेल। तो ये पहली स्टेशनरी शेल, ये दूसरी स्टेशनरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। ठीक है, दीज शेल हैव डेफिनेट एनर्जी, इन शेल की एनर्जी फिक्स होती है, इन शेल की एनर्जी फिक्स होती है। जैसे कि अगर आपको मैं 12 का बता दूं, ज्यादा टेंशन मत लेना, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉनिक होल्ड। चलो ठीक है, ये मैं बताऊंगा, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी एनर्जी हम मान लेते हैं 100 जूल, सिंपल मान लेते 100 जूल, इसकी 200 जूल, इसकी 300 जूल, इसकी 400 जूल। तो जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो एनर्जी बढ़ते जाती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को इस एटम में बसना है, घर बसाना है अपना, और उसकी एनर्जी कितनी है 100 जूल, तो 100 जूल वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाकर रहेगा, सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में। 200 जूल में बसना है सेकंड ऑर्बिट में, 300 जूल इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 300 वाली। ठीक है, तो दीज शेल्स हैव डेफिनेट एनर्जी, तो इस शेल की एनर्जी फिक्स है 100 जूल, इसकी 200 जूल, इसकी 300 जूल, इसकी 400 जूल, तो सबकी एनर्जी फिक्स रहेगी। फर्स्ट शेल, द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाली शेल को क्या कहा जाएगा, फर्स्ट शेल। तो आप बोलोगे सर इसकी डेफिनेशन देने की क्या जरूरत थी, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि बाहर से मेजर करिए, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इसलिए उन्होंने फिक्स कर दिया न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाली शेल कौन सी, फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल कौन सी, द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से सबसे नजदीक की शेल फर्स्ट शेल। उसके बाद की शेल सेकंड शेल, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। ठीक है, सिंबल n इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनल नंबर, समझ में आया। अब हर शेल को एक नंबर दिया गया, उसको बोला गया ऑर्डिनल नंबर। अब ऐसा कोई रॉकेट साइंस है क्या, नहीं। पहले शेल के लिए ऑर्डिनल नंबर 1, दूसरे शेल के लिए ऑर्डिनल नंबर 2, तीसरे शेल के लिए ऑर्डिनल नंबर 3, चौथे शेल के लिए ऑर्डिनल नंबर 4। तो ऐसे नंबर फिक्स किए गए, उसको बोला गया ऑर्डिनल नंबर। अब इन शेल को और एक ऑप्शन दिया गया, दिस शेल्स आर आल्सो डिनोटेड बाय लेटर KLMN, तो इनका दूसरा नाम क्या रखा गया, KLMN। तो पहली शेल मतलब K शेल, दूसरी यल शेल, तीसरी यम शेल, चौथी यन शेल, KLMN। फॉर विच K के लिए ऑर्डिनल नंबर कितना है 1, यल के लिए ऑर्डिनल नंबर 2, यम के लिए ऑर्डिनल नंबर 3, यन के लिए ऑर्डिनल नंबर 4, OPQRS 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, अब ये ऑर्डिनल नंबर को 12th में जब चले जाओगे तो इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाएगा। 12th में क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हायर थ्योरीज है, फिर भी मालूम रहने तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप ऑर्डिनल नंबर बोल रहे हैं, उसको जब आप 12th में चला जाओगे तो इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे। अब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ऑर्डिनल नंबर n, जिसका ऑर्डिनल नंबर n है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे 2n²। अब ये कैसा पता चला, ऑब्जर्वेशन से। अलग अलग स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया कि भाई जिस भी शेल का ऑर्डिनल नंबर n है उसमें 2n² इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, जिसका ऑर्डिनल नंबर 1 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे 2 इंटू 1², तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 2। जिसका ऑर्डिनल नंबर 3 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे 2n², तो n के जगह क्या रखो 3, 2 इंटू 3², 3² 9, 9 इंटू 2 18। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला। एज n इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। देखो ना, इसकी एनर्जी कितनी है 100 जूल, इसकी 200, इसकी 300, इसकी 400। इसके लिए n कितना है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो जैसा आपका ऑर्डिनल नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो रहा है, वैसे ही ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा हमारे पास कितने ऑर्बिट है,
कितने एनर्जी लेवल है और उसकी एनर्जी कितनी है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पे ही बेस्ड हमारा अगला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बहुत बच्चों का टेंशन होता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आता। अब ये बाद में आगे आगे मॉडिफाई होते गया, लेकिन बेसिक यहीं से शुरुआत हुआ। देख लो एटम किस तरह से होता है, एटम ऐसे होता है, ठीक है, दिस इज द एटम। ओके, ये हमारा एटम है। ओके, अब एटम में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे होता है जीरो चार्ज, न्यूट्रल होते हैं। न्यूक्लियस के जो नजदीक वाली शेल होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट शेल, इसके लिए यन कितना होता है 1, यन मतलब ऑर्डिनल नंबर। उसके बाद की जो शेल होती है स्टेबल, उसको बोलते हैं सेकंड शेल, इसके लिए ऑर्डिनल नंबर होता है 2। उसके बाद की जो शेल होती है उसको बोलते हैं थर्ड शेल, इसके लिए ऑर्डिनल नंबर होता है 3। और उसके बाद की जो होगी उसके लिए फोर्थ शेल, ऑर्डिनल नंबर 4। इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल के, उसका दूसरा नाम कैपिटल यल, के यल, उसके बाद यम, उसके बाद यन, के एल एम एन ओ पी, ऐसे नाम दिए होते हैं, ठीक है। तो आपके पास शेल, शेल या ऑर्बिट, शेल या ऑर्बिट कौन कौन से है, शेल आपके पास है, उसका पहले का के एल एम एन, ठीक है। अब इस शेल के लिए ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर मतलब यन, यन कितना है, के लिए यन कितना है 1 पहली शेल, यल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, इसको बोलेंगे फर्स्ट शेल, इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट शेल, इसको बोलेंगे सेकंड शेल, यल शेल को क्या बोलेंगे सेकंड शेल, इसको बोलेंगे थर्ड शेल, थर्ड शेल। अब इसको बोलेंगे फोर्थ शेल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे फोर्थ शेल। अब इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, तो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। तो अब यहां पर आ जाओ, यहां पर n कितना है 1, यहां पर n कितना है 2, यहां पर n कितना है 3, यहां पर n कितना है 4। तो के शेल के लिए इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या होगी 2 × 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 कितना 2। तो के शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, के शेल में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब सेकंड शेल में जिसके लिए n कितना है 2, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 × 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना 4, 4 × 2 8। तो दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन का घर बन सकता है। यम शेल में जिसको थर्ड शेल बोलेंगे, यन कितना होता है 3, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 × 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 × 2 18। तो तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन का घर बन सकता है 18 इलेक्ट्रॉन का। चौथे ऑर्बिट के लिए, फोर्थ शेल के लिए, यन शेल के लिए, यन की स्मॉल यन मतलब ऑर्डिनल नंबर कितना होता है 4, तो 2n स्क्वायर, 2 × 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 16 × 32। तो चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बिठा सकते हो आप, 32 इलेक्ट्रॉन को आराम से बिठा सकते हो, मतलब चौथे ऑर्बिट में आप 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page the Hind Group of Institution. Thank you.